नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ईपीएस स्टोर 25 पर। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। आज हम सत्ता के उन बंद गलियारों की बात करेंगे जहां लाखों उम्मीदें फाइलों में दबकर दम तोड़ देती हैं और जहां आवाजें तब तक नहीं गूंजती जब तक वह सड़कों पर नारों की शक्ल ना ले लें। यह कहानी है भारत के उन 70 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों और लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की जो देश की रीढ़ हैं, लेकिन जिन्हें अपने हक के लिए हर बार एक जंग लड़नी पड़ती है। यह दास्ताव है 8वें वेतन आयोग की, जो महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य का दस्तावेज बनने जा रहा है। हाल ही में जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक साक्षात्कार में जो कहा वह केवल एक बयान नहीं था, वह दशकों की घुटन अनसुनी फरियादों और टूटे हुए वादों का एक जीता जागता हिसाब था। उनकी बातों में गुस्सा नहीं, तर्क थे, शिकायत नहीं, आंकड़े थे। और यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से एक कर्मचारी के जीवन की सबसे बड़ी गिनती शुरू होती है, फिटमेंट फैक्टर। आप और हम शायद फिटमेंट फैक्टर को तनख्वाह बढ़ाने का एक फार्मूला समझते हो, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा हमें याद दिलाते हैं कि यह कोई हवाई गणित नहीं है। इसकी बुनियाद डॉक्टर एक्रॉयड के उस सिद्धांत पर रखी है जो यह तय करता है कि एक इंसान को सम्मान से जीने के लिए क्या चाहिए, कितनी कैलोरी का भोजन, तन ढकने के लिए कितना कपड़ा, बीमारी में कितनी दवा, सिर छुपाने के लिए कितना बड़ा घर और आज के डिजिटल युग में कितना इंटरनेट डाटा। जरा एक पल के लिए सोचिए, यह फॉर्मूला उस जमाने में बना था जब चिट्ठियां हफ्तों में पहुंचती थीं, जब मोबाइल फोन कल्पना से परे थे और डिजिटल इंडिया का कोई नामो निशान नहीं था। क्या उस दौर का चश्मा आज की हकीकत को देख सकता है? क्या बैलगाड़ी के युग का नियम बुलेट ट्रेन के युग के कर्मचारी का जीवन स्तर तय कर सकता है? जवाब एक जोरदार नहीं है। शिव गोपाल मिश्रा इसी जमीनी हकीकत की बात करते हैं। वह कहते हैं कि सरकार को अब किताबों और सिद्धांतों से बाहर निकलकर देश की महंगाई और जरूरतों की जमीन पर खड़े होकर फैसला लेना होगा। उनकी आवाज में पिछले वेतन आयोग की कड़वी यादें आज भी ताजा हैं। वह उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि कैसे कर्मचारी संगठनों ने एक तार्किक और विस्तृत गणना के बाद 3.836 के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी थी। यह कोई मनमानी मांग नहीं थी, बल्कि देश के आर्थिक हालात और एक कर्मचारी की जरूरतों का वैज्ञानिक विश्लेषण था। लेकिन मिला क्या? सिर्फ 2.27। यह एक समझौते से कहीं ज्यादा उम्मीदों पर एक कुठाराघात था। और मजाक की इंतहा तो तब हुई जब 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अशोक माथुर ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन RS 21,000 सुझाया। कर्मचारियों में एक उम्मीद जगी, लेकिन फिर एक बैठक हुई तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ, और उस बंद कमरे की बैठक के बाद जब फैसला बाहर आया तो RS 21,000 की उम्मीद घटकर RS 18,000 की हकीकत बन गई। यह क्या था? क्या यह लोकतंत्र का विवेक था या सत्ता का अहंकार? यह सवाल आज भी लाखों कर्मचारियों के जहन में चुभता है। अब जब 8वें वेतन आयोग की आहट सुनाई दे रही है तो सवाल उठता है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या फिर से वही मांगे होंगी, वही बहस होगी और वही अधूरा नतीजा? शिव गोपाल मिश्रा इस बार पूरी तरह स्पष्ट हैं। वह कहते हैं, हां, बहस जरूर होगी, लेकिन इस बार की बहस सिर्फ शोर की नहीं बल्कि सबूतों और तर्कों की होगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार कर्मचारी संगठन किसी भी तरह के दबाव में आकर समझौता करने के मूड में नहीं है। यह कोई खैरात नहीं है, यह हमारा अधिकार है। जब उनसे भविष्य की रणनीति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े संयम और दूरदर्शिता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारी मांग आज भी 3.836 की है, लेकिन हमारी रणनीति सिर्फ मांग पत्र सौंपना नहीं है। हम एक ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो हर कसौटी पर खरा उतरे, जो वैज्ञानिक हो, तार्किक हो और जिसे सरकार यह कहकर खारिज ना कर सके कि कर्मचारी संगठन तो हमेशा कुछ भी मांगते रहते हैं। आप इस रणनीति की गहराई को समझिए। यह टकराव की नहीं बल्कि तैयारी की रणनीति है। यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि इस बार फैसले का आधार राजनीति नहीं बल्कि नीति बने। सरकार के साथ 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तब शुरू होगा जब 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यक्षेत्र की शर्तें अधिसूचित होंगी। यह सुनने में एक भारी भरकम सरकारी शब्द लगता है, लेकिन यकीन मानिए
इन्हीं चंद पन्नों में लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लगा होता है। यही शर्तें तय करती हैं कि आयोग किन मुद्दों पर विचार करेगा, किन पर नहीं, और उसकी सीमाएं क्या होंगी। वेतन सिर्फ बैंक खाते में आने वाली एक संख्या नहीं है। यह आपके बच्चे की स्कूल की फीस है, आपके माता पिता की महंगी दवाइयां हैं, आपके किराए का मकान है, दफ्तर आने जाने का रोज का सफर है, और भविष्य को सुरक्षित रखने वाली एक छोटी सी बचत है। जरा उन रेलवे कर्मचारियों के बारे में सोचिए जिनकी वजह से यह देश 24 घंटे चलता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हर साल 500 से ज्यादा रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवावा देते हैं। वे देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन ना तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है, ना ही देश की मुख्यधारा की मीडिया में उनका जिक्र होता है। जब देश के निर्माण में अपना खून पसीना बहाने वाले हर विभाग के कर्मचारी को उसकी सबसे बुनियादी जरूरत यानी वेतन और पेंशन के लिए भी संघर्ष करना पड़े, तो क्या यह उस राष्ट्र के प्रति अन्याय नहीं है जिसकी वह सेवा कर रहे हैं? कुछ लोग तर्क देते हैं कि फिटमेंट फैक्टर या वेतन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है, लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। जब एक कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है तो वह केवल अपने घर नहीं जाती, वह पैसा बाजार में आता है जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। वह कर्मचारी अपने बच्चे के लिए बेहतर स्कूल चुनता है जिससे शिक्षा का स्तर सुधरता है। वह बेहतर इलाज के लिए अच्छे अस्पताल जाता है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ती है। वह घर खरीदने की योजना बनाता है जिससे रियल एस्टेट और उससे जुड़े उद्योगों को गति मिलती है। यानी कर्मचारी को दिया गया हर अतिरिक्त रुपया देश के आर्थिक चक्र को तेज करने वाला ईंधन बन जाता है। तो यह बहस सिर्फ वेतन की नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की भी है। अब सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल, 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा? फिलहाल जो प्रस्तावित तारीख है वह है 1 जनवरी 2096। शिव गोपाल मिश्रा का दावा है कि अगर सरकार की मंशा साफ हो तो यह पूरा काम महज 2 महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 7वें वेतन आयोग के विपरीत इस बार सारा डाटा, हर कर्मचारी का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में मौजूद है। एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध है। तो फिर देरी का सवाल ही क्यों उठता है? यहीं पर एक और पेंच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। देरी की सूरत में पेंशन धारकों को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि सरकार उन्हें बकाया राशि का भुगतान आयोग के लागू होने की तारीख यानी 1 जनवरी 26 से ही करती है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होता। सरकार उन्हें महंगाई भत्ते जैसे लाभ अंतिम घोषणा की तारीख से देना शुरू करती है। पिछले महीनों का एरियर या बकाया नहीं देती। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस बार सरकार से पुरजोर आग्रह कर रहे हैं कि अगर प्रक्रिया में देरी होती भी है तो कर्मचारियों को उनके भत्तों का पूरा एरियर दिया जाए। यह न्याय का तकाजा है। एक पेंशन भोगी अपनी जिंदगी के 40 साल देश की सेवा में लगा देता है और सेवानिवृत्ति के बाद उसे क्या मिलता है? फाइलों का एक जंजाल, नियमों की एक भूल भुलैया और सरकारी घोषणाओं का इंतजार। उसी इंतजार के बीच कर्मचारी संगठन पेंशन को सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। वे कहते हैं कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि जीवन भर की सेवा का सम्मान है। और अब उस ताजा खबर पर आते हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। 1 जुलाई 2025 से आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 1,6% हो गया है। हाँ, इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। सरकार संभवतः अक्टूबर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर अपनी मुहर लगाएगी, लेकिन जब भी मुहर लगेगी यह लागू 1 जुलाई से ही माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अक्टूबर में जब आपकी तनख्वाह या पेंशन आएगी तो वह अखंड 8% बढ़े हुए डीडीआर के साथ आएगी। इतना ही नहीं, आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का बकाया पैसा भी एक साथ मिलेगा। तो अगर आप त्योहारों के खर्च को लेकर चिंतित थे तो सरकार आपको अक्टूबर में एक दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सिर्फ त्योहारों पर ही याद किया जाना चाहिए? क्या यह देश इस बुनियादी बात को नजरअंदाजा करता रहेगा कि एक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी सिर्फ एक वोटर नहीं है, वह एक राष्ट्र निर्माता है। वह वही व्यक्ति है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी ट्रेन समय पर चले। वह वही व्यक्ति है जो आपके पासपोर्ट और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बनाता है। वह सीमाओं पर आपकी सुरक्षा करता है, स्कूलों में आपके बच्चों को पढ़ाता है
और सड़कों से लेकर दफ्तरों तक इस देश की मशीनरी को हर रोज चलाता है। ऐसे राष्ट्र निर्माताओं को अपने हक के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग की तरफ देखने पर मजबूर करना, क्या यह हमारे लोकतंत्र की सामूहिक विफलता नहीं है? इसलिए आज की इस चर्चा का निचोड़ सिर्फ इतना है कि यह लड़ाई कृपा या दया की नहीं है, यह हक और सम्मान की लड़ाई है। कर्मचारी संगठन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का मोल तय हो, लेकिन वह मोल वैज्ञानिक तर्कों, जमीनी हकीकत के आंकड़ों और मानवीय जरूरतों की गणना से तय हो, न कि किसी बंद कमरे में लिए गए राजनीतिक फैसले या सत्ता की सनक से। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो सिर्फ यह मत सोचिएगा कि कुछ आरएस हजार बढ़ जाएंगे। यह सोचिएगा कि इस देश का कर्मचारी अपने सम्मान और अधिकार की लड़ाई में एक और कदम आगे बढ़ा है, और इसी उम्मीद के साथ कि सत्ता के गलियारों में इस बार तर्क की गूंज जरूर सुनाई देगी। हम और आप भविष्य की सूचनाओं का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।